मित्रों नमस्कार, चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सामान्य हिंदी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सामान्य हिंदी के बारे में, क्योंकि राजस्थान पीसीएसजे आने वाला है, 83 सीटें उसकी आने वाली हैं और राजस्थान एपीओ भी आने वाला है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जो है यूपी पीसीएसजे और एपीओ में भी अब हिंदी महत्वपूर्ण हो गया है। ठीक है, अभी पैटर्न चेंज हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा हिंदी पे आप लोग फोकस करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा 2 महीने बाद प्री हो जाएगा, 2 महीने बाद उसके मेंस हो जाएगा, तो आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप हिंदी को अलग से तैयार कर सकें। आइए थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, एक नई सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी और ला के बारे में तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, आइए जानते हैं सामान्य हिंदी के बारे में। स्वर किसे कहते हैं? उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? स्वर कहते हैं। एक शब्द है आगत स्वर किसे कहते हैं? ऐसे शब्द हैं जो एक भाषा में उत्पन्न हुए हों लेकिन किसी अन्य भाषा में बिना अनुवाद के प्रयोग होते हैं। जैसे ज के ऊपर बिंदी लगा रहता है, फ के ऊपर बिंदी, जैसे कागज, ये जो फारसी और अरबी शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ विद्वानों ने एक अलग ही रिवाज दे दिया। ठीक है ना, जैसे काक, ज के ऊपर बिंदी, जमीन, अंग्रेजी, फ़कीर। ठीक है ना, फ़कीर, जैसे हम कहेंगे फ़कीर, तो जो ये है फ़कीर, इस टाइप के शब्द बोलते हैं, तो उसे कहते हैं आगत स्वर। ठीक है, जो अरबी फारसी से हिंदी में आए हैं। ये जो बिंदी वाला है, ठीक है, ये शब्द ये अक्षर नहीं आया, ये बिंदी आया है। ठीक है ना, बिंदी के साथ इस अक्षरों का प्रयोग होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हिंदी में 3 प्रकार के स्वर होते हैं। ठीक है, हिंदी में जो है 3 प्रकार के स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर, जिसे सबसे कम समय में उच्चारित किया जा सकता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिसे बोलने में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, बड़ा ए, बड़ा ओ, औ। ठीक है ना, आ, ई, उ, बड़ा उ, ए, बड़ा ए, छोटा ए, बड़ा ए, ओ और बड़ा ओ। ठीक है ना, तो इस प्रकार है। अब आते हैं पुलुत स्वर। पुलुत स्वर किसे कहते हैं? देखिए, इसमें ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा, इसमें अर्थात ये जो स्वर है, ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, जैसे ओम। ठीक है ना, ओम, अ प्लस ओ प्लस म हलंत। ठीक है ना, ओम, तो इसको कहते हैं पुलुत स्वर। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है पुलुत स्वर कि निम्नलिखित में से पुलुत स्वर कौन सा है? ठीक है, निम्नलिखित में से आगत स्वर कौन है? जैसे निम्नलिखित में से आगत स्वर कौन है, तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, आइए जानते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग जानते हैं, ये देखिए क्वेश्चन है, जिह्वा की ऊंचाई की दृष्टि से, जिह्वा की ऊंचाई की दृष्टि से स्वर का वर्गीकरण। ठीक है ना, पहला है, ये कुल 4 हैं। पहला है शब्द विवृत, यानी अर्थात खुला हुआ, अर्थात जीभ नीचे गिरी हुई है, जिसे ओपन कहते हैं अंग्रेजी में। विवृत को अंग्रेजी में ओपन कहते हैं। आ, ए, औ। अर्धवृत, हाफ ओपन, ए, अ, ओ, आ। ठीक है ना, अब यहां पे देखिए अर्ध संवृत, अर्ध संवृत, हाफ क्लोज्ड, ई, उ। चौथा है संवृत अर्थात क्लोज्ड। अत्यंत संकीर्ण अर्थात जीभ मुंह की छत तक उठी हुई है, ई, उ, ई, उ, छत तक उठी हुई है। ठीक है ना, सटी हुई नहीं है, उठी हुई है। तो इस प्रकार जिह्वा की ऊंचाई की दृष्टि से स्वर का वर्गीकरण होता है। अब आते हैं, अब यहाँ पे देखें जिह्वा का कौन सा भाग उठा हुआ है। ठीक है ना, जिह्वा का कौन सा भाग उठा हुआ है उसके बारे में जानते हैं। जिह्वा का कौन सा भाग उठा हुआ है, उसके अनुसार जो है स्वर को 3 भागों में विभाजित किया जाए। फ्रंट वावेल जो होता है, अग्र स्वर जो होता है, आ, ई, ए। ठीक है, मध्य स्वर है अ, मिडिल वावेल है। पार्श्व स्वर किसे कहते हैं? आ, उ, ओ, अंक अ, ये पार्श्व स्वर है, ये बैक वावेल है। ठीक है ना,
आइए थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। देखने से थोड़ा सा मन फ्रेश हो जाएगा। हो सकता है आपको मालूम भी ना हो ये सब चीज़ें। परीक्षा में पूछा जा सकता है निम्न में से अग्र स्वर क्या है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन है, निम्न में से दीर्घ अक्षर कौन है बताइए, या पार्श्व स्वर क्या है, निम्न में से पार्श्व स्वर क्या है, के बारे में बताइए। तो जब आपको पता रहेगा तभी आप बता पाएंगे, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं व्यंजन के बारे में, ठीक है। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, उन वर्णों को व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 33 है। हिंदी में व्यंजन शब्द की संख्या कुल 33 है, अक्षर की संख्या 33 है। अध्ययन के आधार पर, ध्यान से पढ़िए इस लाइन को, अध्ययन के आधार पर व्यंजन के 3 भेद हैं। अध्ययन के आधार पर व्यंजन के 3 भेद हैं। स्पर्शी व्यंजन, क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, त वर्ग व प वर्ग। क ख ग घ ङ ट ठ ड ढ ञ च छ ज झ ङ त त द ध न प फ ब भ म। तो प वर्ग में जो आते हैं, ठीक है ना। क वर्ग में जो आते हैं, ट वर्ग में जो आते हैं, च वर्ग में। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन क्या है, य र ल व। ऊष्म व्यंजन, जो उष्मा से निकलते हैं, हवा के माध्यम से निकलते हैं, स स ह, ठीक है ना। तो अध्ययन के आधार पर व्यंजन जो है 3 प्रकार के हैं। आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से स्पर्शी व्यंजन कौन है, क है, ख है, ऐसे दे देगा, अ है, ठीक है। निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन है, तो आपको लिखना पड़ेगा। आप जब जानेंगे, जानकारी होगी, तभी आप उस पर टिक लगा सकते हैं। या आप पूछ दे एपीओ में ही निम्न में से ऊष्म व्यंजन बताइए, 2 ऊष्म व्यंजन का नाम लिखिए, 2 स्पर्शी व्यंजन का नाम लिखिए, या 4 स्पर्शी व्यंजन का नाम लिखिए। कुछ नहीं मालूम है, ठीक है, क्योंकि अब ग्रामर पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ग्रामर आप पढ़िए, नहीं पढ़ते हैं तो शुरू कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर, देखिए उच्चारण के आधार पर, वहाँ पे था अध्ययन के आधार पर, अब है उच्चारण के आधार पर। व्यंजन के 8 भेद होते हैं जो इस प्रकार हैं, ठीक है। उच्चारण का आधार पर, वहाँ था अध्ययन के आधार पर, ये है उच्चारण के आधार पर। यहाँ एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, अध्ययन के आधार पर, ये है उच्चारण के आधार पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या है स्पर्श व्यंजन, क्या होता है, उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी अवयव, अवयव मतलब अंग से अवश्य स्पर्श करे। क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इसकी कुल संख्या 16 है। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या क्या है, 16 है। दूसरा है संघर्षी व्यंजन, उच्चारण करते समय प्राणवायु, प्राणवायु का मतलब होता है हवा, हवा ही हमारी प्राणवायु है, संघर्ष के साथ मुख से बाहर निकले। स है बड़ा सा, इसे खष्टी सा भी कहते हैं, या पेट फड़ुआ सा कहते हैं, या किसी अन्य भाषा में जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ दूसरा कहते होंगे, या उत्तराखंड में से कुछ दूसरा कहते हैं, लेकिन जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसे खष्टी सा या पेट फड़ुआ सा कहते हैं। ये स हो गया, और यह छोटा वाला है, सबसे छोटा सा, ठीक है, यह हो गया। जैसे अरबी फारसी शब्द में क के ऊपर बिंदी लगा देंगे, ख के ऊपर एक बिंदी लगा देंगे, ग के ऊपर बिंदी लगा देंगे, ज के ऊपर बिंदी लगा देंगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं संघर्षी व्यंजन, इसको बोलने में ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख अवयवों को स्पर्श करते हुए संघर्ष के साथ बाहर निकले। च वर्ग, च छ ज झ, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, ठीक है ना। क वर्ग, ख वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। तो जब आपको आएगा आप लिखेंगे तभी आपको, जब आप पढ़ेंगे तभी आएगा, वैसे नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नासिक के व्यंजन क्या है, उच्चारण करते समय प्राणवायु का अधिकतर भाग नाक द्वारा बाहर निकलता हो। इसकी संख्या 5 है। ड, इया, अंगा, न, म, ठीक है ना। पार्श्विक व्यंजन क्या है, उच्चारण करते समय प्राणवायु जिह्वा के दोनों किनारों, अर्थात पार्श्व, पार्श्व मतलब क्या होता है, किनारा, के निकलती है।
इसका नाम है सिर्फ ल ही एक ऐसा शब्द है जो पार्श्विक व्यंजन में आता है। एक ल ही एक ऐसा अक्षर है जो पार्श्विक व्यंजन में आता है, ठीक है ना। देखिए प्रकंपित व्यंजन जिसे लुंठित व्यंजन भी कहते हैं, प्रकंपित व्यंजन को लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। उच्चारण करते समय जिह्वा में 2-3 बार कंपन हो, जैसे र, ठीक है ना। र बोलते समय जिह्वा में कंपन हो तो उसको क्या कहते हैं? प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी एक और है, ये देखिए उत्क्षिप्त व्यंजन है। कुल 8 होते हैं, ये है एक है उत्क्षिप्त व्यंजन। उच्चारण करते समय जिह्वा का अग्रभाग झटके से नीचे गिरता हो। उच्चारण करते समय जिह्वा का अग्रभाग झटके से नीचे गिरता हो, जैसे ड ढ। यह सिर्फ 2 ही है, उत्क्षिप्त व्यंजन जो है सिर्फ 2 है। संघर्षहीन व्यंजन है, संघर्षहीन, इसमें संघर्ष नहीं है बोलने में। प्राणवायु बिना किसी संघर्ष के मुख से बाहर निकलती हो, जैसे य व। यह सिर्फ 2 है, ठीक है ना। इसको बोलने में कोई संघर्ष नहीं है। अब आते हैं हम लोग उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है ना। एक अध्ययन के स्थान पर हो गया और एक हो गया है आपका जो है उच्चारण के आधार पर, ठीक है। और अब आ गया उच्चारण स्थान के आधार, उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजन का वर्गीकरण। यह कुल 7 है, ठीक है ना। यह कुल क्या है? 7 है। कंठ व्यंजन, जैसे कंठ मूलक कहते हैं, मूल स्थान इसका कंठ है। यहाँ पर आप समझिए इसका मूल स्थान, ठीक है ना। क ख ग घ अंग। तालव्य व्यंजन, इसका मूल स्थान क्या है? तालु है। च छ ज झ या स य। मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन जो है इसका मूल स्थान मूर्धा है। ड़ ड ढ र स। मूर्धा का मतलब होता है तालु, और ये दांत जैसे ऊपर वाला दांत है ना, ये ऐसे लटका रहता है, तो यहाँ पे जो ये तालु यहाँ से जो पैदा होता है, दांत और जो तालु के बीच का स्थान है जहाँ से दांत शुरू होता है, उसको मूर्धा कहते हैं। दंत व्यंजन जिसका उत्पादन या जिसका प्रोनाउंसिएशन द शब्द से होता, दांत के माध्यम से होता है, जैसे त थ द ध न। ओष्ठ व्यंजन, ठीक है, जिसको बोलते समय ओठ का ज़्यादा प्रयोग होता है, इसका मूल स्थान व्यंजन का जो है ओठ है, जैसे प फ ब भ म, प फ ब भ म। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जैसे ये देखिए दंतोष्ठ्य व्यंजन, दांत और ओठ दोनों से व पहले दांत जो है व, पहले बोलते समय जीभ जो है दांत में, फिर उसके बाद ओठ में व, ठीक है ना। अलिजिह्वा व्यंजन स्वर यंत्र है, यह है इसका अलिजिह्वा व्यंजन, ठीक है। तो इस प्रकार से कुल यह 7 हो गया उच्चारण के स्थान पर, ठीक है। और यदि हम देखें उच्चारण के आधार पर, इस उच्चारण के स्थान के आधार पर कुल 7 हो गया, उच्चारण के आधार पर कुल 8 है, और अध्ययन के आधार पर कुल 3 है। तो इस प्रकार से व्यंजन जो है आपका थोड़ा सा जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उसको समाप्त करता हूँ मैं, और आगे की वीडियो में आपको आगे की जानकारी दी जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा फंडामेंटल चीज़ों को आप समझिए, और पसंद आने पर हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।